बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बायोलॉजी सिलेबस में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। पिछले दो लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल जो टॉपिक है उनको कवर कर लिया था, और आज का टॉपिक है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में जो सब टॉपिक हमने कवर करने हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास, वो है आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना है। और वो ऑर्गेनेल्स कौन है, वो है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये 1 2 3 चार जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमने स्टडी करना है बकाया। इसके अलावा हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम पहले तो कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ये टॉपिक कवर कर ले, लेकिन अगर लेंथी होगा तो फिर हम इसको 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको स्टडी करते हैं न्यूक्लियस। हम इनको खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक से कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट के मुताबिक ये पेज नंबर 20 पर प्रेजेंट है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1838 बाय रॉबर्ट ब्राउन। जो सेल में न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो रिपोर्ट किया था 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है कि 1838 में जो न्यूक्लियस है उसकी प्रेजेंस को किसने रिपोर्ट किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट्स early discovery was due to its prominence and many cells। इसकी जो अर्ली डिस्कवरी थी वो जो है किसकी वजह से थी, वो प्रोमिनेंस एंड मिनी सेल, ठीक है। ये मिनी सेल में जो सिलवाल था वो न्यूक्लियस था वो प्रेजेंट था, ठीक है। where it stand out as a slightly dark than the surrounding cytoplasm। जहाँ पर ये एक स्लाइटली डार्कर रीजन था और जिसके इर्द गिर्द क्या था, साइटोप्लाज्म था। सराउंडिंग में क्या था, साइटोप्लाज्म था, ठीक है। दे आर टाइपिकली अबाउट 10 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। ये जो है ये टाइपिकली यानी अमूमन जो है ये 10 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर है, ठीक है। तो इस साइज़ को भी इस डायमीटर को भी आपने लाजिमन याद करना है, और न सिर्फ इस 10 नंबर को याद करना है, उसके साथ जो यूनिट है माइक्रोमीटर, ठीक है, इसको भी आपने लाजिमन याद करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑप्शन आते हैं सारे ऑप्शन 10 होंगे, यानी वो तो आपने याद किए होंगे, लेकिन इसके यूनिट में चेंजेस दिए होंगे। किसका यूनिट जो है वो नैनोमीटर होगा, जिसका पिकोमीटर होगा, तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, वो है माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसको आपने लाजिमन याद करना है, ठीक है। It is one of the most important organelles because it controls all the metabolic activities and has the genetic information in the form of chromosome and DNA। ये जो न्यूक्लियस है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और इसके अलावा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड DNA, ठीक है। दे में इरेगुलर और स्फेरिकल इन शेप। इसकी जो शेप है वो इरेगुलर होगा या स्पेरिकल होगा, ठीक है। जनरली द सेल है 1 न्यूक्लियस, यानी जनरली जो है वो सेल में क्या है 1 न्यूक्लियस है, आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। और इसको क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। दोज विद 2 न्यूक्लियाई आर बाइन्यूक्लिएट। जिसमें 2 न्यूक्लियाई होती है उसको बाइन्यूक्लिएट कहा जाता है, ठीक है। एंड विद मोर देन 2 न्यूक्लियाई, और जिसमें 2 न्यूक्लियाई से ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या है, ठीक है।
न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूक्लियस की नीचे दिए गए पार्ट्स है, उसमें एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म और चौथा है हमारे पास क्रोमोसोम। ठीक है, इसको नंबर बाय नंबर स्टडी करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं, यानी ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है, कंपोज ऑफ टू मेम्ब्रेन, और ये दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और वो क्या है? रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द न्यूक्लियर कंटेंट, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इनक्लोज करता है न्यूक्लियर कंटेंट को। दिस मेम्ब्रेन आर नॉट कंटिन्यूस, ये मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूस नहीं होते, लिविंग सर्टेन पोर एट पॉइंट्स, यानी इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है हर स्पेस के बाद एक पोर्स है। ठीक है, इसमें द न्यूक्लियर, और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियर पोर्स क्या करता है? अलाउ करता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाए बिटवीन किसके दरमियान? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के वो है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज़ अ डार्कली स्टैंड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, ये एक डार्कली स्टैंड बॉडी है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, और इसमें इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता बाउंड्री। ठीक है, टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस मटेरियल, के इसको सेपरेट किया करें रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल के से। ठीक है, देयर में बी वन और मोर न्यूक्लियोलाई एंड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगुलर है और न्यूक्लियोलाई जो है वो प्लूरल है। ठीक है, द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, सिंथेसाइज एंड स्टोर एंड द न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोमल आरएनए है ये सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ टू रीजन, इस न्यूक्लियोलस के टू रीजन होते हैं। द पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, जो पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया होता है वो कंपोज ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट पर जो है वो कंपोज होता है। एंड द सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए, और जो लार्ज सेंट्रल एरिया होता है जो कि फाइब्रिलर एरिया होता है वो कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिसमें आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है हमारे पास है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ कोलाइड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो एक कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट होता है एंड आयंस। ठीक है, इट सर्व एज अ मैट्रिक्स इन विच द न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स, ये एक मैट्रिक्स जो है वो सर्व करता है, और ये जहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स यानी क्रोमैटिन इज सस्पेंडेड वहाँ पर सस्पेंड होते हैं। इट आल्सो सर्व अ स्टोरेज प्लेस फॉर एंजाइम, और ये एंजाइम के लिए स्टोरेज प्लेस के तौर पर भी काम करता है। रॉ मटेरियल नीडेड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और ये एक रॉ मटेरियल के तौर पर भी काम करता है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ आरएनए के लिए क्या होता है? एक रॉ मटेरियल की तौर पर नीडेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम पर एक फुल टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, अब हमने जो पहली ऑर्गेनेल थी उनको कवर कर लिया है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेल जो है ये पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है।
What is endoplasmic reticulum? Under the electron microscope, a network of channels is seen running through the cytoplasm of all the eukaryotic cells. जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सेल को देखा तो हमें एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो है वो दिखा, जो कि रन करते हुए साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, यानी इस साइटोप्लाज्म में पहले हुए थे इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल थे, ठीक है। द चैनल्स आर अपन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी कंटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो चैनल्स थे जो ये अमूमन जो है वो कंटिन्यूस होते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और अपीयर होते कि कंटेक्ट में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। द होल सिस्टम ऑफ चैनल इज सेड टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस होल सिस्टम ऑफ चैनल्स को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन वेरी वाइडली एंड अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। ये जो मेम्ब्रेन है ये जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं सेल टू सेल, ठीक है, यानी सेल टू सेल ये डिफरेंट होते हैं। दिस चैनल आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन वन अबाव द अदर। ये जो चैनल है ये सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन की मदद से वन अबाव द अदर, यानी एक होता है और उसके ऊपर जो है वो दूसरा होता है, और इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और सिंगुलर पाम इसकी क्या है? सिस्टर्ना है, ठीक है। देयर आर टू मार्फोलॉजिकल पाम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो मार्फोलॉजिकल पाम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास टू है, ठीक है। रब पाम विद अटैच राइबोसोम, एक रब पाम है जो कि जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, और इसको एंड स्मूथ पाम, और दूसरा स्मूथ पाम होता है जो जिसके साथ राइबोसोम विदाउट राइबोसोम होता है, यानी राइबोसोम अटैच नहीं होता। रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन आर आइदर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो ये वो प्रोटीन आइदर स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू, तो या तो वो इनसाइड साइटोप्लाज्म में रहते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, किसकी वजह से? थ्रू दीज चैनल्स, यानी जो ये चैनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चैनल्स हैं इसके थ्रू जो है ये आउटसाइड जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER हेल्प एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकुलरली लिपिड सिंथेसिस। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मदद देते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकुलरली लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म में ये जो है मदद देते हैं, और पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर लिपिड सिंथेसिस में ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं किसके? हार्मफुल ड्रग्स की। इन सम सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इम्पल्स की ट्रांसमिशन करे। फॉर एग्जांपल के तौर पर मसल सेल, नर्व सेल, इसके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर क्या करता है? इम्पल्स की ट्रांसमिशन करता है। इन एडिशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले an important role in the transport of material, in addition, ठीक है, इसके इन एडिशन, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, यानी वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल को, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट शेप इज मेंटेन, और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को कि वो जो है वो अपने शेप को क्या करे? मेंटेन करे, ठीक है। डू यू नो जो ब्रैकेट है उसको डिस्कस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक लिपिड फ्रॉम फैटी एसिड, वो क्या करते हैं कि फैटी एसिड से लिपिड बनाते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से एब्जॉर्ब इन द गट एंड पास देम टू द गोल्जी बॉडीज फॉर एक्सपोर्ट, और ये एब्जॉर्ब करता है इन द गट, ठीक है, और फिर वो पास करता है गोल्जी बॉडीज को किसके लिए? कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेड एज एन एड्रिनल कॉर्टेक्स,
ये जो हार्मोन कार्टिकोस्टेरॉइड है वो कहाँ पर मेड होते हैं, कहाँ पर बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एंड सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन आर आल्सो इनिशिएटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह जो सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन वो भी इनिशिएट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमने न्यूक्लियस की जो ऑर्गेन वो भी स्टडी कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी स्टडी कर लिया। अब गोल्गी अपैरेटस को स्टडी करते हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस, ओके। जो गोल्गी अपैरेटस जो टॉपिक है ये हमारे पास पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस को आल्सो कॉल्ड डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। द गोल्गी अपैरेटस वाज डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। जो गोल्गी अपैरेटस है ये इसको किसने डिस्कवर किया गया था, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। और इन्होंने इसकी डिस्कवरी के लिए एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक को यूज़ किया था। This apparatus, which was found virtually in all eukaryotes, consists of stack of platen membrane bounded sac called सिस्टर्ना, ठीक है। ये जो अपैरेटस है यानी गोल्गी अपैरेटस है ये जो है वाज पाउंड वर्चुअली एंड ऑल यूकैरियोट, ठीक है। ये ऑल यूकैरियोट में पाउंड है, पाउंड आप देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्टेक ऑफ प्लेटन। और ये जो है ऑल यूकैरियोट में ये कंसिस्ट होता है स्टेक ऑफ प्लेटन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक पर। और इस सेक को क्या कहा जाता है, सिस्टर्ना कहते हैं। दिस सिस्टर्ना टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल आर कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टर्ना टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल यानी इसके साथ साथ ये जो वेसिकल है उसके यानी ये क्या है, ये क्या है, सिस्टर्ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सिस्टर्ना है और उसके साथ क्या है, ये वेसिकल्स है। तो ये जो कंबाइन होते हैं ये क्या बनाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड ट्यूब्यूल अराउंड दिस सेंटर स्टेक। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि इंटर कनेक्टेड होते हैं ट्यूब्यूल, इंटर कनेक्टेड ट्यूब्यूल अराउंड दिस सेंटर स्टेक्स होते हैं, ठीक है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये कंसिस्ट होता है यूनिट्स पे जिसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। Each dictyosome is form a bundle of curve of platen सिस्टर्ना। जो इस डिक्टियोसोम है ये पाम होता है बंडल ऑफ कर्व एंड प्लेटन सिस्टर्ना पर, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स पर, ठीक है। डिक्टियोसोम हैज़ टू डिस्टिंक्ट पेस। डिक्टियोसोम के जो है वो टू डिस्टिंक्ट पेस होते हैं। द प्रॉक्सिमल को क्या कहते हैं, सिस भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस पेस को क्या कहते हैं, सिस पेस कहते हैं, ठीक है। और पार्मिंग पेस, ठीक है, प्रेजेंस क्लोज टू न्यूक्लियस। और ये किसके क्लोज होगा, न्यूक्लियस के क्लोज होगा। एंड डिस्टल, और जो डिस्टल यानी ट्रांस पेस है, ठीक है। और मैच्योरिंग पेस, इसको मैच्योरिंग पेस भी कहते हैं। लोकेटेड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये किसके सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको आपने इस लाइन को आपने याद करना है क्योंकि डिक्टियोसोम के क्या है, टू डिस्टिंक्ट पेसेस है। द प्रॉक्सिमल या पार्मिंग पेस ये टुवर्ड किसके होते हैं, न्यूक्लियस के होते हैं। इसके अलावा डिस्टल इसको ट्रांस या मैच्योरिंग पेस भी कहा जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड होता है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। वेसिकल एंड ट्यूब्यूल पिंच ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वेसिकल और ट्यूब्यूल है ये पिंच ऑफ होते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये फ्लो करते हैं, कन्वर्ज होते हैं और फ्यूज होते हैं विद पामिंग पेस टू पाम न्यू सिस्टर्ना। और ये क्या करते हैं कि फ्यूज हो जाते हैं और ये विद द पामिंग पेस, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, न्यू सिस्टर्ना बनाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस को डिस्कस करते हैं। गोल्गी अपैरेटस हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट। गोल्गी अपैरेटस क्या करते हैं, हेल्प करता है कि वो स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट करे एंड इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट। और क्या करें, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट करे। इन सम केसेस पॉलीसेकेराइड में बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल शुगर्स एंड द गोल्गी अपैरेटस। और बास केसेस में जो पॉलीसेकेराइड है वो सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम सिंपल शुगर एंड द गोल्गी अपैरेटस। दिस पॉलीसेकेराइड में देन बी अटैच्ड टू प्रोटीन एंड लिपिड टू पाम ग्लाइकोप्रोटीन। तो फिर ये जो पॉलीसेकेराइड है ये अटैच होते हैं टू प्रोटीन एंड लिपिड्स टू पाम ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल प्रोड्यूस बाय द गोल्गी अपैरेटस में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। जो सेक्रेटरी वेसिकल है जो प्रोड्यूस होते हैं इन द गोल्गी अपैरेटस में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, उसको उसके सरफेस एरिया में इजाफा करता है, ठीक है।
ये थर्ड ऑर्गेनेलिस हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है ये पेज नंबर 18 पर प्रेजेंट है। ठीक है, पेज नंबर 18 पर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये विद इन द साइटोप्लाज्म होता है अब ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ऑल्दो इन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स सच एज मैच्योर रेड ब्लड सेल, ऑल्दो जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जैसे कि मैच्योर रेड ब्लड सेल, दे में बी एब्सेंट, वहाँ पर ये एब्सेंट हो सकते हैं। दे वर फर्स्ट सीन एज अ ग्रेन्यूल्स एंड मसल सेल इन 1850। ये 1850 में जो है ये देखे गए थे एक ग्रेन्यूल्स के तरह, और ये किस में देखे गए थे, मसल सेल में। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर टू बी वेसिकल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो अपीयर होता है इज अ वेसिकल रॉड और फिलामेंटस एंड आल्सो शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, और ये एक कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। although their number, shape and internal structure vary widely। ठीक है, यानी इसके नंबर, शेप और जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं वाइडली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन इज़ बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। तो यानी जनरल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बाउंड होता है टू मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ठीक है, द आउटर वन इज स्मूथ, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन पम्प एंड पुल्ड इनटू द इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन है वो उन्होंने इनपुल्डिंग बनाया हुआ होता है इनटू द इनर चैम्बर। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस इनपुल्स आर कॉल्ड क्रिस्टिया सिंगुलर क्रिस्टा। ठीक है, इस पुल्स को क्या कहते हैं, क्रिस्टिया कहते हैं, और सिंगुलर जो है क्रिस्टा भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन हैव द सेम केमिकल नेचर एज दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके जो मेम्ब्रेन है उसकी सेम केमिकल नेचर होता है जैसा कि सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट दैट सम प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन इट। जो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम है, डीएनए है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो ये इंडिकेट करता है कि सम प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन इट। ठीक है, तो इसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सो इट्स इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये राइबोसोम है, इसकी जनरल पाम है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है, और ये एक जनरल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, द इनर सर्फेस ऑफ क्रिस्टा एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज अ स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एलिमेंट्री प्रोडक्ट। जो इनर सर्फेस ऑफ क्रिस्टा है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है, उन्होंने जो क्रिस्टा बनाया होता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसमें एक स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एलिमेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है, जिसको F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। एज माइटोकॉन्ड्रियल इज अ साइट फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है जो वो साइट होता है पर ऑल रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑल रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ये क्या होता है, एक साइट होता है, यानी सारे एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो यहाँ पर होता है। इट्स मैट्रिक्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसके मैट्रिक्स में अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम होंगे, कोएंजाइम होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, वाइटल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि लाजिमन है किसके लिए, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। इस प्रोसेस की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस द एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड वो ट्रांसफर होती है इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड जिसको एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है। इन टर्न दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सेल ऑन डिमांड, और फिर जो है ये एनर्जी एज इस्तेमाल होती है कि प्रोवाइड होती है सेल को जब इसकी डिमांड होती है, जब इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर को कवर कर लिया है जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड पी अमान अल्लाह।